Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been taking UGC Net Paper 2 Commerce for a while. And we have started a new series where we are covering Paper 2 Commerce Unit one by one. And I have already covered Unit 1 in two previous video. In today's class, we'll be discussing further more about Unit 1. And it is an important discussion and it is very crucial and essential for you all to attend it. Why? Because in today's class, we will be discussing previous year questions, right? So there will be 20 questions from previous years and they are throughout from years, right? काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए ये अटेंड करने क्वेश्चंस एंड थ्रू आउट टू बी ऑनेस्ट मेरा ये पर्पस रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोवाइड करवा पाऊँ एंड वन मोर थिंग इज दैट what you guys have to do from your end is to attempt those questions first, right? So attempt no matter what, attempt, right? As I have been saying, this is have been my motto for a while now, that you should be attempting all those questions. कोई बात नहीं आए ना आए, but you should make an attempt. Sometimes making those attempts actually help you to crack in uncertain situation, in unknown territory when you enter into your examination room, right? Because there are chances you won't be able to figure out all 100 questions from paper 2, right? There will be one or two questions which you haven't seen, ना आपने कभी पढ़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो वहां पे आपको गेस वर्क करना पड़ता है. तो उस गेस वर्क के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे इन वीडियोस के थ्रू यू हैव टू प्रैक्टिस and make sure when you get the right answer, you get the right learning as well, that why is this the right option, right? तो वो चीज़ भी important है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आज. 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सबको साथ साथ अटेम्प्ट करना है. सो दैट इज वाई आपका भी इतना ही ज़्यादा इस वीडियो में इंटरेक्शन की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि पैसिव बैठे रहोगे एंड यू विल बी लिसनिंग टू द वीडियो. नहीं, पूरा काम है आपको. यू हैव टू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस वीडियो, राइट? पार्टिसिपेशन इज मस्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज की वीडियो में विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस वन बाय वन. एज आई सेड, कुछ ऑप्शंस होंगे ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू पिक द राइट आंसर, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर. तो उसमें है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट पिकिंग द राइट चॉइसेस. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. जून 29 को क्वेश्चन है और ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स मैंने अभी ही, आपने अगर वीडियोस नहीं देखी तो प्रोबेबली इससे जो पहले दो वीडियोस हैं, 4 टोटल, उसमें मैंने यूनिट 1 कवर कर रखा है. तो उसमें ये उन वीडियोस के थ्रू ये क्वेश्चन हो जाएगा. सो आई एम एक्सपेक्टिंग इफ यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन rightly, correctly, right? Which of the following is not a component of the business environment? चार ऑप्शन दे रखे हैं: पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. कौन सा ऑप्शन जो है इस कॉम्पोनेंट नहीं है, आपको वो बताना है, राइट? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन. मैं आपको थोड़ा 30 सेकेंड दे रहा हूँ फॉर पिकिंग अप द राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू यू. And those who have watched my videos on preparation, I hope they get this right, because मैंने ये exactly ये पढ़ा हुआ है कि क्या क्या components है business environment के, और यही questions भी आते हैं, आ सकते हैं और आएंगे भी, right? थोड़ा twist हो सकता है, moderation हो सकता है statement में, but somehow the context remain the same. Okay, so I think 30 seconds are up. Now I will टेल यू द राइट आंसर. देखो, हमें पता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है, सोशल एनवायरनमेंट भी होता है. द वन दैट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट, राइट? तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या होता है उसकी जगह? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है हमारा. ओके, सो दिस इज द फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेजर कि क्या है क्या नहीं है. हमने पढ़े हैं सारे और आपको याद करना है, तो PEST की तरह याद कर लो: पेस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन नंबर 2: व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ SWOT एनालिसिस इन असेसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट? क्या सिग्निफिकेंस है SWOT एनालिसिस का इन असेसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट? दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है. 30 सेकेंड्स में अभी आपको दे रहा हूँ टू
एनालाइज की क्या होता है SWOT एनालिसिस, और उसमें आप अपना अकॉर्डिंग इसका सही सही आंसर पिक करके बताना। दिस इज़ वेरी सिंपल। मेरे को लगता है कुछ भी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। एवरीवन शुड गेट दिस वन राइट एटलीस्ट, because somehow from the options you can realize which one be the right answer. Okay, so your 30 seconds is almost up. राइट, तो हम सिग्निफिकेंस की बात करें SWOT एनालिसिस की इन असेसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले SWOT एनालिसिस की फुल फॉर्म ही क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये सारी की सारी जो कंपनीज होती हैं, दे डू देयर SWOT एनालिसिस। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू रियलाइज टू एनालाइज व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड देयर वीकनेसेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज and what are the threats, right? Threats basically mean competitors, or it could be any legal obligation that they have to comply to. And opportunities is like entering into new market, into a new territory, right? So those are the things that you have to keep in mind. So what is the significance of SWOT analysis in assessing the business environment and identifying the strength, the weaknesses, opportunities and threats? So this is for assessing the business environment. You have to analyze the what is the strength of that, वेयर यू आर ऑपरेटिंग। आपको क्या मिल रहा है उस बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने में? मे बी मोर कस्टमर्स, ओके, दैट इज अ स्ट्रेंथ। वीकनेसेस, मे बी अ लैंग्वेज कुड बी अ बैरियर टू एक्सेस टू कस्टमर्स, सो यू हैव टू हैव different packages. Then the opportunities, market size is big. The people can pay a hefty price, premium price for your product, so that is an opportunity. Threat, there are multiple player already existing in that market, so that is a threat for you, right? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा। आई होप एवरीवन गॉट दिस वन राइट एज वेल। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, what are the characteristics of a stable business environment? Okay, now 30 seconds for this question as well. And one more thing that I forgot to tell you guys, that towards the end of the video, whenever the video ends, in the comment section you have to mention your score, how many questions you got right out of 20, right? So आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं out of 20. So this is your responsibility to be honest, and जितना आप honest रहोगे खुद के साथ, with me as well, that is why we will able to analyze that this is where you have to वर्क हार्डर, एंड उसके बाद ही हम देख सकते हैं कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स। अगर आप इफ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर अबव 17, राइट, 17 अबव आपका स्कोर आ रहा है, देन यू आर डूइंग ग्रेट। एंड इफ यू आर एनीवेयर बिलो 17 और in 14 to 17 range, then there are few things that you have to improve. That basically means you have to revise your concepts well, right? But 17 above is a great score, but then also we have to target for full marks, full achievements, right? तो उसके लिए हमें और प्रैक्टिस करनी है, that is what. And 17 above is basically now you have to practice more mocks, right? जितना mocks दोगे you will get better at it, ठीक है? आप पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ अ स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट? Constant technological advancements, frequent change in government policies, प्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस या रैपिड मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, और हम बात कर रहे हैं एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट की। सो व्हेन वंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स, नॉट नेगेटिव थिंग्स, राइट? तो अगर हम पॉजिटिव थिंग्स पे अगर हम यहाँ बात करें, तो एक हमें के प्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन जो है एक स्टेबल चीज दिख रही है कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज फाइन, मतलब थोड़ा इफ द इन्फ्लेशन इज देयर बट इन्फ्लेशन इज विद इन कंट्रोल, ठीक है? तो स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है, यू कैन प्रिडिक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि द कंट्री इज in an year do exceptionally well and in another year performs very below par, right? तो वो चीज़ नहीं है कि एक अप साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, एक डाउन साइड एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टेबिलिटी है, चल रहा है, मे बी थोड़ा अप एंड डाउन है बट स्टेबिलिटी है, राइट? सो दैट स्टेबिलिटी इज व्हाट आपका एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट में हेल्प करता है। कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, sometimes it is difficult for a country to adopt to a constant technological advancement, right? अगर हम बात करें for the developing nations, उनके लिए difficult हो जाता है to procure the new technologies because those are expensive, as we have studied product life cycle stages. The innovative countries are the first world countries mostly, and they
द टेक्नोलॉजी इज बिट एक्सपेंसिव एट दैट स्टेज, राइट? तो हर कोई इतनी जल्दी जल्दी बार बार अडाप्ट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वाले नेशंस कर सकते हैं और उनके लिए भी डिफिकल्टी क्रिएट होगी। अब फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज इज अ बिग नो। अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट स्टेबल, दे आर चेंजिंग देयर स्टैंड्स बार बार, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, राइट? अगर आपने देखा होगा तो स्टेबिलिटी की वजह से भी अगर हमारी ग्रोथ जो है हमारी कंट्री की, वो ग्रोथ मल्टीफोल्ड्स हो जाती है अगर हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, राइट? सो दे आर मेनी क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। हम दो वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स मोर स्टेबल फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बट हुआ क्या है कि बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल थिंग्स हमारी जो पॉलिसीज़ हैं समटाइम्स दे दे आर नॉट बीइंग फ्रेम करेक्टली, राइट? तो कभी कभार कुछ जल्दी आ जाती है पॉलिसीज़ इन व्हाट वी कैन से इन नेसेंट स्टेज, उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड अभी भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट पॉलिसी जब चेंज होती है फ्रीक्वेंटली, देन ऑल द इन्वेस्टर्स, बिकॉज वी एज इन कंट्री ऑलमोस्ट डिफेंडेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट? सो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट भी बहुत बहुत ह्यूज है। अब इन केस जब भी ऐसा होता है दैट वी आर कमिंग अप विद अ न्यू पॉलिसी एंड दैट इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन और द डिफरेंट स्टैंड दैट वी हैड बिफोर, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दैट हाउ कैन वी ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट और दिस कंट्री, राइट? तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बट ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगी तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो एक बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएगा। द बिजनेस नेवर नोज कि उनके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी अ लीगल कंप्लाइजेशन दैट दे weren't यूज्ड टू, एकदम से वो लीगल कंप्लाइजेशन आ जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं रैपिड मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, समटाइम्स योर करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग एट अ फास्टर पेस, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो एक्सपोर्ट का डिमांड है फॉर अ कंट्री, एक्सपोर्ट गुड्स, वो एकदम से स्लैश हो जाता है, तो मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, राइट? वो चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती है एक बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज अगर आपके मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो कंज्यूमर डिमांड भी नीचे ऊपर होती रहेगी। जब कंज्यूमर डिमांड ऊपर नीचे होती रहेगी तो बिजनेस को सर्व करना टू द कंज्यूमर्स विल बी डिफिकल्ट। समटाइम्स दे माइट बी इन प्रॉफिट, समटाइम्स दे विल बी ह्यूजली इन लॉसेस। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएगा, एक स्टेबल बिजनेस रन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम इफ आई हैव टू पिक द राइट ऑप्शन इज प्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, now moving to question number 4, how does globalization impact the business environment? कैसे globalization का क्या impact रहा है business environment पे? So you have 30 seconds for this question as well and you have to pick the right option according to you guys कि क्या लगता है globalization ने कैसे impact करा है business environment को? I have explained this thoroughly अपनी videos में बताया है कि globalization क्या है, क्या impact है, positive, negative and the disadvantages as well। बहुत basic से समझाया है, तो I hope that you get this one right, right? तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, दिस शुड बी ईजियर फॉर यू गाइज। नाउ योर टाइम इज अप। तो अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। इंक्रीज कर देता है बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं है, बैरियर्स तो रिड्यूस हो जाता है ग्लोबलाइजेशन से। रिड्यूस कंपटीशन नहीं, इसका ऑपोजिट होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में कहते हैं, अगर हमारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाते हैं तो मे बी दे आर approaching towards providing better services to the local people and thus why उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। facilitate cross border investment, right? This one is the thing actually। globalization की वजह से क्या है, borders were open for all, private companies came into India, to China, to Hong Kong, to many other nations as well। तो वहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज हाउ हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट करना क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। प्रमोट प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड पॉलिसीज नहीं, प्रोटेक्शनिज्म का सिंपल मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पे आप अपनी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपोज कर रहे होते टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के आने से दो चीज़ें होती है, आइदर योर डोमेस्टिक मार्केट गेट्स वैनिस्ड, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या फिर योर डोमेस्टिक मार्केट कीप अप विद द पेस एंड गिव्स अ टफ competition to the international players, so which is द पॉजिटिव साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो
लेजी हो जाए, उन्हें कॉम्पिटेंट रहना चाहिए। और वो कॉम्पिटेंट कब रहेंगे? जब फॉरेन प्लेयर्स है मार्केट में। और फॉरेन प्लेयर्स बिकॉज दे विल बी कमिंग विद मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इससे वो पुश करते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी दैट यू गाइज ऑल्सो हैव टू पुश योर सेल्फ हार्ड एल्स यू विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस? यूएनसीटाड है ये हमारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। 4 ऑप्शन दे रखे, यू हैव टू पिक द राइट 2 और मोर स्टेटमेंट इसका आंसर हो सकता है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, regulating global financial markets, facilitating intellectual property rights and analyzing consumer behavior trends। ठीक है, तो आपको इसमें से पिक करना है व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ आपको सही आंसर भी बताता रहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का इन इंटरनेशनल बिजनेस में अब ये एस्टैब्लिश कब हुआ था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो फर्स्टली UNCTAD ये एस्टैब्लिश हुआ है 1964 में, और इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ओके, सो ये एक्चुअली में होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको इसके बारे में क्वेश्चन बता रहा हूँ कि उनका रोल क्या है। मे बी 2020 में रोल आ गया है, 2021 में शायद उसके बारे में पूछ ले कि उनका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, किस ईयर में वो एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ था, एंड और एक्चुअली उनका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, तो मैंने ये बता दिया। और कितने नेशंस है इसमें एक्चुअली जॉइंट, तो 195 कंट्रीज हैं जो इसमें जॉइंट है हमारे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, राइट। सो ये आपका ट्रिविया इन्फॉर्मेशन था, ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है कि सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं बताऊं, बल्कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दूं जिससे आपका फायदा हो जाए और आपके एग्जामिनेशन में, एज ए सेड कि देर आर फ्यू थिंग्स विच नो वन कैन प्रिडिक्ट, जो आपके पेपर में सेटअप होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद भी। एक दो क्वेश्चंस या लेट सपोज वो 5 या 10% ऑफ क्वेश्चंस आर समथिंग विच आर न्यू, बिल्कुल न्यूली कॉन्सेप्ट होता है, तो उन सब के लिए आपको थोड़ा एडवांस में प्रिप करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा एडवांस और एक्चुअली मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिससे आप अपना प्रिपरेशन और बेटर कर पाओ। ठीक है, आप चलते हैं कि क्या है व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, रेगुलेटिंग फाइनेंस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ये इनका काम नहीं है, वर्ल्ड बैंक का काम है ये रेगुलेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। और फैसिलिटेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इनका काम नहीं है। एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स है। सो व्हाट मेक्स द राइट ऑप्शन इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। मैं चाहता हूँ आप सब जो बच्चे देख रहे हैं इसको, मेक श्योर दैट यू नोट द एक्स्ट्रा इन्फो दैट आई हैव गिवन विद दिस कि कब एस्टैब्लिश हुआ, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये मैं वायो ये लिख रहा हूँ, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और हेड क्वार्टर्स कहाँ पे, दैट टू एज वेल। ओके, राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी? ये कौन सा, इनमें से कौन सा फीचर है जो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को दर्शाता है, बताता है कि ये एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट। सो यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन, व्हाट द राइट ऑप्शन यू अकॉर्डिंग टू यू गाइज इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी? 4 ऑप्शन है। हेवी रिलायंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, low investment in research and development, emphasizes on information and innovation, dependence on labor intensive industries। तो आपको बताना है कौन सा एक फीचर होगा जो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए को एक्चुअली में इंडिकेट करता है, राइट। तो अगर हम बात करें ऑप्शन से गो थ्रू करते हैं, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। हेवी रिलायंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, अगर हम बात करें एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी शुड नेवर रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज विल गो एक्सटेंट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने देखा है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है, इन्होंने एक ओपैक बना रखा है, क्या एक कोलैबोरेशन कर रखा है, कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रीज है एक साथ जो ऑपरेट कर रही हैं फॉर
ऑयल्स, राइट? तो ऑयल्स का कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय देम, ठीक है? तो अब क्या है, दीज आर द ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट विल गेट एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर डेट। अब मुझे भी एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि कब होगा, राइट? किसी को एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, ये किस दिन होगा, किस टाइम होगा, बट वी ऑल नो इट विल गो एक्सटिंक्ट इन सम फ्यूचर डेट, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि अगर आप हेवी रिलायंस करोगे अपने नेचुरल रिसोर्स पे जो एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो वो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं हो सकता। बिकॉज आप जो है, अगर आपने देखा हो, जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, दीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब इनका रिलायंस थोड़ा कम कर रहे हैं ऑयल पे, दो दे स्टिल आर हेविली ऑयल डिपेंडेंट नेशंस। उन्होंने ऑयल के थ्रू ही अपना एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव रखा हुआ है, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू establish more companies in their there is tax free zone in their country nations। वो क्यों कर रहे हैं? These are because they know that natural resources won't last for long and they have to implement some changes, okay? अब उसके बात करते हैं लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज नॉट ऑल्सो अ फीचर। ये तो एक दिखाता है दैट यू आर नॉट बॉदर्ड। अगर आपको इफ यू हैव टू गेट ऑन द पेडेस्टल, अगर आपको पेडेस्टल पे ऊपर आना है, what you have to do is make sure that you invest heavily in research and development. You come up with things that suits your nation. You don't have to rely on imports। आप imports पे rely मत करो, because obviously imports are going to be costly। जब imports costly होंगे तो आपके नेशन को भी हार्म होगा, राइट? बट अगर हम वहीं बात करें, लो इन्वेस्टमेंट रखोगे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तब आपका इम्पोर्ट सेंट्रिक ही नेशन रहेगा। अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट करोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो you will see better products for your local and you don't have to rely on import of goods, ठीक है? फिर emphasizes on information and innovation, that is a knowledge फीचर ऑफ अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। कैसे एम्फोसाइज करना कि इंफॉर्मेशन और इनोवेशन पे, आप इंफॉर्मेशन आपको जितनी मिल रही है उसको यूटिलाइज करो, वाइड स्प्रेड करो, इनोवेट करो। इनोवेट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट हायर ऑन पेडेस्टल, जैसे मैंने अभी समझाया। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपका इंपोर्ट रिड्यूस होगा, आप यू विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग मोर एंड योर सरप्लस, योर करंट अकाउंट डेफिसिट विल बी रिड्यूस्ड, योर फिजिकल डेफिसिट विल रिड्यूस, you will be in surplus, and that is how you can maintain good strong position against different nation। डिपेंडेंस ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ये तो एक बड़ा ना है। वाई? बिकॉज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। अब आपको भी पता है दैट मशीनरी हैज ओवरटेकन। अब मशीनरी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है और बेटर परफॉर्म करती है, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैज़ नो प्लेस इन टुडेज इकोनॉमी। बहुत ही कम जगह है जहाँ पे अभी भी यूज़ करा जा रहा है, जहाँ पे पर्टिकुलरली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है। बट मशीनरी हैज़ आउटडन मेन इन एवरीथिंग, राइट? तो आप एफिशिएंट है, आप कितना टाइम काम करा सकते हो, दे वोंट गेट टायर्ड, दे वोंट रिक्वायरिंग सो मच ऑफ दे वोंट बी रिक्वायरिंग लीव्स, हॉलीडेज, एनीथिंग एल्स। सो वो सब मशीनरी कर सकती है, राइट? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ पेस्टल एनालिसिस इन असेसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। पेस्टल एनालिसिस काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड घूम घमा के पेस्टल एनालिसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट? तो हमने बहुत बहुत बार देखा है पेस्टल एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है। तो अभी आपको मैं 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स दे रहा हूँ इसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें राइट आंसर पिक करो, ठीक है? इसके ऑप्शंस भी हैं कुछ, 4 ऑप्शन है। यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड योर टाइम 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ, ओके? पिकअप करो, सोचो क्या क्या हो सकता है, रियलाइज कि क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, किस चीज़ का ज़रूरी है पेस्टल एनालिसिस में, एंड देन यू हैव टू पिक द राइट आंसर। ओके, सो योर टाइम इज अप, राइट? अगर हम बात करें पेस्टल एनालिसिस की, अगर यहाँ से मैं एक एक करके बताता हूँ हमको, पी का पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक। वहीं पे अगर मैं एस से बात करूँ तो सोशल हो जाता है, टी से बात करूँ तो टेक्नोलॉजिकल हो जाता है, और
फिर उसके बाद बात करूँ एल से तो हमारा कल्चरल आ जाता है, ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स। तो अगर हम यही ऑप्शंस में देखें, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड हमारा एल से लीगल फैक्टर्स भी है। ओके, लीगल फैक्टर्स तो सारे के सारे ऑप्शन कवर हो जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड योर लीगल एज वेल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर्स जो है पेस्टल एनालिसिस में आते हैं, बिकॉज वी एज ए बिजनेस यू इफ यू आर ऑपरेटिंग इन एनवायरनमेंट, मैंने बताया एनवायरनमेंट बनता ही किससे, हम लोगों से ही बनता है। तो एनवायरनमेंट में क्या है, लोग कौन है इस एनवायरनमेंट में, यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चरल कंडीशंस, सोशल कंडीशन, हमारा टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस एंड लीगल कंडीशंस। ओके, राइट। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, what are the reasons for the growth of the informal sector in developing countries? थोड़ा अगर लेट सपोज इफ यू हैवंट स्टडीड अबाउट दिस, तब भी ये थोड़ा स्मार्टली पिक करने वाला क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको रीजन होगा जिससे ग्रोथ हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर का इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर जिसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, राइट, तो ये ना ही टैक्स पेइंग में आता है, ना ही कोई बिजनेस ऑफिशियली करा जाता है। तो अगर हम जैसे बात करें कि आपने देखा होगा जो रेडी वाले होते हैं, तो व्हेन दे आर स्मॉल वेंडर्स जिनका कोई आप पता नहीं लगा सकते कि टैक्स पेइंग में आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, कोई फॉर्मली शॉप नहीं है, रिकॉग्नाइज करी नहीं है, कहीं गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं कराई, अपना काम शुरू कर दिया है, तो इनफॉर्मल एक बिजनेस शुरू हो जाता है। तो इसमें जो जॉब्स होती हैं वो भी फॉर्मली नहीं होती है, बहुत बहुत लोअर लेवल ऑफ जॉब्स मिलती हैं, जिसे हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसके बाद यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम, राइट। तो इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूँ 30 seconds फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, सो यू हैव टू पिक द राइट चॉइस एंड देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। एंड वन मोर थिंग, आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग दैट, आप अपने आंसर साथ ही साथ यू नो यू आर मेकिंग कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी विल यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, राइट। सो दैट इज योर पार्टिसिपेशन, डोंट बी अ पैसिव लिसनर, बी एन एक्टिव लिसनर, जिसकी वजह से आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। ओके, राइट। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आई हैव गिवन यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, व्हाट आर द रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज? तो अब बात करते हैं सबसे पहला हाई गवर्नमेंट रेगुलेशन। हाँ जी, हो सकता है कि अगर हाई गवर्नमेंट रेगुलेशन हो, लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर आपका जो नेशन है डेवलपिंग नेशन के अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो वहाँ पे इतनी कंपनियां एस्टैब्लिश नहीं होती कि जो आपको फॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटीज दे, तो आप छोटा मोटा काम खोल लेते हो, राइट, बिकॉज अब फॉर्मल जॉब्स नहीं है तो आपको इनफॉर्मल काम करना पड़ेगा टू अर्न मनी, राइट। स्ट्रेंथन टैक्स पॉलिसीज, हाँ जी, ये भी एक रीजन हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे टैक्स पॉलिसी ज़्यादा है फॉर फॉर्मल सेक्टर्स और फॉर्मल कंपनीज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली टैक्स रेट है, तो आप क्या करते हो, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कंपनियां नहीं स्टार्ट करते, कुछ भी अपना स्टार्ट कर लिया है, कुछ भी नाम बिना रजिस्टर करे काम शुरू कर दिया है। जैसे अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे ट्यूशंस, राइट, सो ट्यूशंस आर नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज, द इनकम इज नॉट ऑल्सो नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज। तो ये क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है, लोग अपने घर में पढ़ा रहे हैं, तो they don't want to participate in, let's suppose, in institutions where they'll be have to pay taxes। अब आपको एक इंस्टीट्यूशन खोलना है, यू हैव टू गेट अ बिल्डिंग, उसके लिए आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी वहाँ पे, एंड देन यू हैव टू पे रेंट, एंड उसके बाद एम्प्लॉयज़ का बताना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी, उनके पीएफ कटवाने पड़ेंगे। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो वो सब नहीं चाहते। डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये पॉइंट भी हो सकता है गिवन, बिकॉज देर आर ऑप्शन, जैसे डिक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन कैसे होगा, लेट सपोज आपका जो नेशन है वो बहुत ही पुअरली नेशन है, अभी डेवलपिंग स्टेज पे ही चढ़ रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहाँ पे बिजनेसेस एस्टैब्लिश होंगे ही नहीं, नई कंपनियां आएंगी नहीं, बिकॉज ज़्यादा डिमांड है नहीं। तो अब वो क्या करता है, स्पेस छोड़ देता है फॉर इनफॉर्मल सेक्टर टू टैकल। अब लोगों को तो सामान चाहिए, बट बिकॉज जब इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो एक कंपनी इस्टेब्लिश नहीं करना चाहती, एक ज़्यादा रिस्क नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो एक फॉर्मल कंपनी एंटर नहीं करती। इनफॉर्मल कंपनियां जो हैं वो अपना बिजनेस शुरू कर देती है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, छोटा मोटा काम करने लगे, एंड वो बिकॉज दे आर नॉट एम्फोसाइजिंग ऑन ब्रांड मार्केटिंग, इतना ज़्यादा वो एम्फोसाइज नहीं कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे,
तो दोज एक्सपेंसेस दैट दे डोंट वांट टू बेयर, उसको सस्ते में वो काम कर लेते हैं एंड प्रॉफिट मार्जिन आर ऑन अ लोअर साइड यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। Now moving to the question number 9, which trade theories argue that a country should specialize in the production of goods and service it can produce most efficiently and trade them for goods and service produced more efficiently by other countries. नेट 2021 का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियोस में कवर करा रखा है। सो इफ यू हैवंट वॉच दोज वीडियो प्लीज डू गिव इट अ वॉच। ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विच आर इन दिस वीडियो are correlated with with the topics which I have covered previously in my videos only, right? तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे जाना है, राइट? तो वहीं पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, रिकमेंडेशन में मिल जाएंगी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, ओके राइट? तो अभी है थोड़ा टाइम, सोचो स्टेटमेंट को और फिर पता लगाओ क्या इसका सही आंसर होगा। कौन सी ट्रेड थ्योरी आर्ग्यू करती है कि कंट्री को specialize करना चाहिए in the production of goods and services and can produce most efficiently and trade them for goods and services produced most efficiently by other countries. Okay, so time is up। अगर इसका आंसर बताऊं तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि आपका कंट्री को एक स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए किस कंट्री में जिसमें वो अपना बेस्ट दे सकती है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन उसमें करे जिसमें वो अपना प्रोडक्शन में बेस्ट दे सकती है और ट्रेडिंग करना चाहिए जहाँ पे उसका फैक्टर कॉस्ट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लेस है दूसरे किसी और नेशन से। जब हमने बात करी थी एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया था कि दो नेशंस हैं, अगर दो नेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं लेट्स सपोज टू गुड्स और एक नेशन बेटर है दूसरे नेशन से, इन एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों चीज़ें वो बेटर प्रोड्यूस कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट वो दोनों चीज़ नहीं बना सकता। तो वो क्या कर सकता है, एक चीज़ वो एफिशिएंटली बना ले, दूसरी चीज़ वो किसी और नेशन से ले ले, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, राइट। मर्केंटाइलिज्म हमने पढ़ा था कि हमने बोला है यूरोपियन नेशंस जो हमने देखा था ड्यूरिंग 17 18 सेंचुरीज इन्होंने काफ़ी नेशंस को एक्वायर करा। वहाँ पे गोल्ड की जब बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी इन लोगों ने कॉलोनाइज करा है नेशंस को और वहाँ से उन्होंने गुड्स परचेज करे एट अ चीपर कॉस्ट और अपने जो डोमेस्टिक गुड्स है उन नेशंस को बेचे हैं एट अ हायर कॉस्ट। तो हमने मर्केंटाइलिज्म पढ़ा है। एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी मैंने अभी आपको बताया कि एक नेशन के पास अगर वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, अगर वो रिसोर्सेज डिवाइड ना करे वो बेटर प्रोड्यूस कर सकता है उन दोनों गुड्स टू अदर कंट्री, ठीक है। तो उसमें वो एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। अगर आपको और अच्छे से जानना है डिटेल में कि एग्जाम्पल के साथ, तो मैंने अपनी वीडियो में कवर भी कर रखा है, तो एग्जाम्पल के साथ वहां पे समझ सकते हो, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। What is a term for a marketing strategy where a company offers its product or services in various international market विद लिटिल और नो कस्टमाइजेशन? तो उसका कहने का क्या मतलब है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इन वेरियस इंटरनेशनल मार्केट विद लिटिल और नो कस्टमाइजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास एंड योर टाइम 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ, ठीक है। 30 सेकेंड भी ज़्यादा है बट स्टिल आई हैव गिविंग यू टाइम जिससे आप अपना एंड पे पता लगा पाओ कि क्या सही ऑप्शन होगा। ओके सो योर टाइम इज अप। अगर हम बात करें व्हाट इज द टर्म फॉर मार्केटिंग वेयर कंपनी, तो इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते थे जब वहाँ पे बहुत ही कम चीज मिलता है। जैसे अगर हम बात करें आईफोन्स की, आईफोन्स आर सोल्ड ग्लोबली, ग्लोबली सोल्ड करा जाता है। अगर हम आपको अगर पता होगा तो आईफोन्स इन यूएस एंड आईफोन्स इन इंडिया आर बिट डिफरेंट। वाई? बिकॉज इन यूएस यू वोंट सी सिम सिम स्लॉट नहीं दिखेगा आपको, सिम स्लॉट नहीं दिखेगा, नो सिम स्लॉट इन यूएस मॉडल्स। बट अगर आप इंडियन मॉडल्स देखो तो आपको सिम ट्रे दिखती है जहाँ पे आप सिम इंसर्ट कर सकते हो। वाई? बिकॉज इन यूएस दे आर ऑलरेडी ऑन ई सिम, ई सिम पे हैं वो लोग, वहाँ पे दे डू नॉट वांट टू यूज़ फिजिकल सिम्स, वहाँ पे फिजिकल सिम्स नहीं यूज़ कर रही यूएस में आईफोन्स में। तो वो एक जो स्लॉट है वो एक एरिया है वो खाली है अगर आप देखोगे यूएस में। एंड वहीं पे अगर इंडिया में बात करें या फिर बहुत सारे अदर नेशन में बात करें
तो वहाँ पे सिम स्लॉट या सिम ट्रे दिख जाती है, जहाँ पे आप सिम डालते हो बेसिकली फ़ोन में, तो उस फिजिकल सिम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दो इंडिया में भी ई सिम फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ई सिम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट एज मैंडेटरी नहीं कराया है, और बिकॉज वी ऑल नो दैट ई सिम इंडिया में भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। मे बी further down the line I see it coming in India as well, in many other nation as well, in 2 or 3 years जब पूरे iPhones across the globe without आपको सिम ट्रे मिलेंगे, सिम स्लॉट मिलेंगे, that is in future, that is a possibility as well. Okay, right, so thank you all for joining. Those who joined the video for the very first time, I have to share the information that I know that for UGC there's two paper one and paper two. For paper one I have covered your paper one thoroughly, 10 की 10 यूनिट्स कवर कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुका हूँ. बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट यू हैव टू डू इज डाउनलोड द एसेंशियल क्लेम फॉर फ्री ई बुक ऑन एनी यूनिट, राइट. सो इसमें यूनिट 5 है, बट ऐसा नहीं है कि यूनिट 5 मिलेगा. फॉर एनी यूनिट यू कैन गेट इट. What you have to do is basically WhatsApp on this number 9873 907600, and that will provide you free solution, right. आपको सारे के सारे जो भी आपके essentials है, you can claim your free ebook on mathematical reasoning and aptitude, सब मिल जाएगा. So that is what you have to do if you want to make sure that your paper one is sorted and you have all the study material with you. ebook है, free of course है, so what's the harm in trying. So आप ये डाउन WhatsApp करो and you can download the ebook, right. So thank you all for joining. I hope you like the video. So do leave a like आपको पसंद आई है तो. सब्सक्राइब करना मत भूलना to the channel, and share this video with all the other aspirants that you know, so that they also can start their preparation as well. And now I come back to the promise that I made earlier, that if you want to practice more and more mock tests, what you have to do is download the Talent Blazer app from the Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the link description below. Description में link होगी, right. So what you have to do is just a second. Description में link होगी, and what you have to do is download the Talent Blazer app from there for free of course. वहाँ पे आप mock test दे सकते हो, attempt कर सकते हो for paper 2, for paper 1, everything is there, and it is also for free. So what's the problem in trying? So वो भी आप try कर सकते हो, right. And अपना score ज़रूर mention करना, score out of 20 in the comment section. गैट के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिप्लेस करा है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है. सो ऑल ऑफ यू हैव टू मेंशन योर स्कोर, who replaced GAT, in the comment section. And if you like the video, do subscribe and hit the bell icon, so whenever I come up with the next video, you get notified for the same. So thank you all for joining. Make sure that you subscribe to the channel, so whenever I come up with a new video, you get notified for the same. Okay.